अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हुक्म पर उनके मावनीन खुसूसी और उनके एडवाइजर्स ने अपने असासे भी डिक्लेयर किए और अपनी शहरियत भी डिक्लेयर की, और उसके बाद एक शोर सा मच गया है हमारे मुल्क में ये शहरियतें देखकर, ये असासे देखकर। और उस शोर की बड़ी वजह शायद अपोजिशन खुद नहीं, इमरान खान साहब के उस वक्त की अपोजिशन के बयानात हैं जब वो अपोजिशन में थे और मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। ये इन बयानात पर आते पहले जरा स्टेटस देख लें। बड़े दिलचस्प स्टेटस सामने आए हैं जो मामले ने खुसूसी और जो उनके एडवाइजर्स हैं जुल्फी बुखारी साहब, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जो मामले खुसूसी हैं उनकी शहरियत पाकिस्तानी के अलावा बरतानिया की नेशनैलिटी भी है और उनके तमाम तर असासे बरतानिया में है। नदीम बाबर मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम डिवीजन, उनकी अमेरिका की शहरियत है, असासे उनके आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तानिया मामले खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा कनाडा और सिंगापुर की नेशनल हैं। एक आगे और मामले खुसूसी हैं जिनकी अमेरिका की नेशनैलिटी है, पर डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन, ये मामले खुसूसी हैं वजीर आजम पाकिस्तान के, इनके पास रेजिडेंसी है अमेरिका की। शहबाज गिल साहब मामले खुसूसी बराए सियासी रवाबित, ग्रीन कार्ड अमेरिका। शहजाद कासिम मामले खुसूसी बराए पावर डिवीजन, आपके पास अमेरिका की शहरियत है, पाकिस्तान के अलावा असासे भी उनके अमेरिका में मौजूद हैं। नदीम अफजल चंद साहब मामले खुसूसी बराए पार्लिमानी रवाबित, आपके पास कनाडा की मुस्तकिल रेजिडेंसी है। तो ये 7 वो लोग थे जिनकी शहरियत के ऊपर बहुत शोर उठा। क्यों शोर उठा, इसकी सबसे बड़ी वजह, ये 2 कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड करें। एक वो लोग हैं जिनके पास शहरियत है, एक वो हैं जो यार रेजिडेंट हैं या ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं। तो पाकिस्तान में बड़े अरसे से एक बहस चल रही थी, एक तो फॉरेन नेशनल्स का स्टेटस क्या होना चाहिए, उनको किस हद तक इन्वॉल्व करना चाहिए पाकिस्तानी सियासत में। इमरान खान साहब फॉरेन नेशनल्स पर क्या बयान देते रहे, जरा सुनिए। जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। इस वक्त तो पाकिस्तान को उन सियासतदानों की जरूरत है जो अपनी किश्तियां चला के आए। मैं तो कहता हूँ जितने पॉलिटिशियंस हैं जिनके बड़े अरबों रुपया और जायदादें बाहर पड़ी हैं, वो भी बेच के पाकिस्तान आए। जिसका जीना मरना पाकिस्तान में, वो पॉलिटिक्स करे। इसका मतलब कि हम मोइन कुरैशी और शौकत अजीज की तरह के लोग आएंगे, आके मुल्क के ऊपर हुकूमत करके बाहर चले जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस दिन यहाँ मुल्क में कुछ तबाही आई, कुछ हुआ, ये आराम से जाके वहाँ अपनी आशी करेंगे, बड़े बड़े पैसे रह के और महलों में रहेंगे। जहाँ लूट के अगर मसला गंभीर होगा तो ये बाहर चले जाएंगे। दोहरी शहरियत पार्लियामेंट भी नहीं आना चाहिए और वजारतें भी नहीं मिलनी चाहिए। नेशनलिटी के ऊपर क्लियर है, ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के पार्लियामेंट में भी आ जाएं, आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हुई है। जो वजारतें हैं वो सिर्फ उनके पास होनी चाहिए जिनका जीना मरना पाकिस्तान, जिनका जीना मरना पाकिस्तान है। अपनी कश्तियां जला कर आए, मुल्क के फैसले करने वालों के पास ड्यूल नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए। बड़ा क्लियर पोजीशन लिया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, आज के वजीर आजम और उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर ने, क्योंकि उस वक्त कुछ लोग ऐसे आए जिनके पास ड्यूल नेशनलिटीज थी। इसमें एक चीज जो अब कुछ कानूनी मसले हैं, कुछ इश्यूज सियासी हैं, कुछ इश्यूज मॉरल हैं। तो इसमें हम कोशिश करेंगे डिस्टिंक्शन करने की, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि वजीर आजम पाकिस्तान का यह ख्याल था कि जिसके पास ड्यूअल नेशनैलिटी है उसको काबीना के पास और मुल्क के फैसले करने के पास नहीं आना चाहिए। अब दूसरा इशू आ गया अकामा का, या अब की मावनीन खुसूसी की कैटेगरी जो कि रेजिडेंट्स हैं दूसरे मुल्क के या जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, जिसमें गिल साहब शामिल हैं, मोहित यूसुफ साहब हैं, नदीम अफजल चंद साहब हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरे मुल्कों की जिनके पास रेजिडेंसी मौजूद है, इक्विवेलेंट हो इकामा। आपको याद होगा कि इकामा के ऊपर, और मैं ये भी बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इन दोनों चीजों पर फैसले दे चुकी है। इकामा पर भी उन्होंने फैसला दिया और दोहरी शहरियत के मावने खुसूसी होने का जो स्टेटस है उस पर भी फैसला कर चुकी है। लेकिन जब वज़ीर आज़म साहब को सुनने की जो अकामा है उसके बारे में उन्होंने क्या बात कही थी। बाहर कंपनी दुबई का इकामा लिया, वहाँ कंपनी खोली, यहाँ से पैसा उधर भिजवाया, चोरी करके कमीशन डायरेक्टली उधर आई, उधर से आगे निकल गए। हम कहना स्विट्जरलैंड में कि जी पाकिस्तानियों के अकाउंट्स बताओ, तो जिन्होंने दुबई के अकामा लिए वो नहीं बताएंगे। इंशाल्लाह ये चैलेंज करेंगे, हम जाएंगे नैब के पास, बताएं जनाब जिन जिन के अकामा है
डिस्क्लोज करें इनके बैंक अकाउंट। 70 कामें आपके हैं, आप पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान के हैं, वजीर हैं, वजीर आजम हैं, इनके बैंक अकाउंट्स हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है, इस मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं और ये अपनी वो प्रिविलेज बचाना चाहते हैं कि हमें इजाजत मिल जाए चोरी करने के लिए, डाके मारने के लिए। ये कामा इसलिए वहां बैंक अकाउंट खोलते हैं, यहां से पैसा चोरी करके दुबई भेजते हैं उन बैंकों के अंदर, जिधर उधर फिर दुबई के रेजिडेंट बन जाते हैं, उधर से आगे स्विट्जरलैंड भेजते हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है। सारा जो इनका सेटअप है, इनका जो हुदैबा पेपर मिल थी, जो चौधरी पेपर मिल थी, इकामा का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग करने का तरीका पकड़ा गया है। तो ये पोजीशन थी उनकी अकामा की, और अकामा भी इन लॉट ऑफ केसेस परमानेंट रेजिडेंसी के लिए इस्तेमाल होता है। और जाहिर है उसमें नौकरी भी, कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग नौकरी नहीं भी करते, लेकिन कागजों में सिर्फ परमानेंट रेजिडेंसी के लिए उसकी वजह से अकामा रखा जाता है। ये अमूमन गल्फ कंट्रीज में, सऊदी अरब में आप अकामे की बुनियाद पर वहां पर रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले, हम इसके बाद अब इस बहस में जाएंगे कि जो इसके ऊपर होना क्या चाहिए। क्या हर फॉरेन नेशनल्स को मुल्क की किसी भी फैसला साजी के करीब आने का चांस देना चाहिए? गो के कानून उनको बार नहीं करता, लेकिन क्योंकि असल कॉन्सेप्ट ये था, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ये भी की भी कन्विक्शन ये थी कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान के फैसले के पास नहीं आना चाहिए। एक जुल्फी बुखारी साहब की जो अपॉइंटमेंट है उसको चैलेंज किया गया, जो वो मामले खसूसी जब बने तो उसको चैलेंज किया गया और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। और ये असल मसला ये था कि क्या ड्यूअल नेशनल्स अहम हुकूमती पोजीशनें रख सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिमार्क्स भी दिए थे, जिनको इस केस में क्लैरिफाई भी किया गया मोअज़्ज़ज़ अदलिया की जानिब से। उन्होंने कहा कि हमने ये रिमार्क्स जरूर दिए थे, लेकिन पाबंद नहीं किया किसी को, और ये कि 62-63 के नीचे नहीं आता। लेकिन ये एक फैसला था। दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब को, आपको वो याद है, अकामे की बुनियाद पर नायल किया गया था, और एक फैसला भी ख्वाजा आसिफ साहब के फेवर में आया था कि इन्होंने डिक्लेयर किया है अपने अकामे को। अगर आपने डिक्लेयर किया है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था या उनको ओवरटर्न कर दिया था। आपको याद होगा मियां साहब को भी अकामा कहा गया, अकामा रखने पर सजा दी गई, उनको सिर्फ एसेट नॉन डिक्लेरेशन पर सजा मिली थी कि आपने जो तनख्वाह ली थी अपने बेटे से, जैसे कि मियां साहब कहते थे, वो जो तनख्वाह थी वो रिसीवेबल एसेट था जो आपने डिक्लेयर नहीं किया, जिसके ऊपर नाअहल किया गया था मियां साहब को सुप्रीम कोर्ट की बेंच की जानिब से 5 रुकनी जो पैनामा केस के दौरान हुआ था। मेरे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, वफाकी वजीर है। बहुत शुक्रिया आपका फवाद साहब। और मोहम्मद जुबैर साहब मुस्लिम लीग नून साहब गवर्नर भी हैं। मैं जरा अगर इजाजत दें तो फवाद चौधरी साहब से आगाज करता हूं प्रोग्राम का। फवाद साहब, पोजीशन तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी क्लियर थी कि वो लोग जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनका क्या काम काबीना के करीब। ये लोग किश्तियां जला के पाकिस्तान को वो चलाए जो कश्तियां जला के आए, पाकिस्तान को वो चलाए जिसके पास फॉरेन नेशनैलिटी ना हो। सबसे पहले आपसे पहला सवाल, क्या फॉरेन नेशनल्स को कैबिनेट में होना चाहिए या मावने खुसूसी होना चाहिए या नहीं? फवाद साहब, आपने माइक ऑफ किया हुआ, अगर माइक ऑन कर दें तो जरा बेहतर हो जाएगा, हमें भी समझ आ जाएगा। जो आपने बड़ी तफसील से अपने इब्तदाइये में जो लीगल पोजीशन है वो उसको बता दिया। 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि आप फॉरेन नेशनल हैं और एक हिस्सा है कि आप नेशनल नहीं हैं लेकिन आपके पास रेजिडेंसी है। अब ये कानून में आर्टिकल 62 जो है वो बड़ा वाजे है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले बड़े वाजे हैं। वो कहते हैं कि अगर आप नेशनल हैं तो आप कौमी असम्बली के या सेनेट के मेंबर नहीं मुंतखब हो सकते और जाहिर है कि आप काबीना में नहीं हो सकते। ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो इसके ऊपर वाजे हैं। दूसरी जो हिस्सा है वो ये है कि आप स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और उसमें जो है वो कदगन नहीं है, बल्कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसमें ये भी कदगन नहीं है कि आप पाकिस्तानी सिटीजन ना भी हो तो आपको SAPM जो है वो अपॉइंट हो सकता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका जो एक ढांचा है या जो उसके कह लीजिए कि जो बुनियादी ढांचा है उसका वो ये है कि जी जो मुआवनत के लिए प्राइम मिनिस्टर जिसको भी इंक्लूड करना चाहे अपने फैसला साजी में उनको इंक्लूड करेगा और जो लोग हैं चाहे वो नॉन इलेक्टेड हैं, चाहे वो डुअल नेशनल हैं, चाहे वो फॉरेनर्स हैं, वो फैसला साजी में तो शामिल हो सकते हैं
लेकिन फैसला नहीं कर सकते। सर मेरी बात सुने फवाद साहब, बेसिक वो जो प्रिंसिपल प्राइम मिनिस्टर ने सेट किया अपने ऑपोजिशन के दौर में, वो प्रिंसिपल यह था इन लोगों को फैसला साजी से दूर रखें। आप जानते हैं जिन लोगों के नाम आए हैं, जुल्फी बुखारी साहब, नदीम बाबर साहब, ये किस हद तक इंफ्लुएंस रखते हैं इस मुल्क की फैसला साजी में। अब आप ये कह रहे हैं कि वो इंफ्लुएंस कर लें, ठीक है, उस फैसले के नीचे दस्तखत अपना ना करें। मतलब आप क्या असूली तौर पर इस चीज से एग्री कर रहे हैं कि अगर ड्यूअल नेशनल्स हैं वो अगर काबीना में आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो कहते ही थे अपने ऑपोजिशन के टाइम पे इनको कैबिनेट में होना ही नहीं चाहिए। नहीं, मैं एक्चुअली यही नुक्ता जो है इसकी तरफ ही आ रहा था कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो बुनियादी असूल है वो ये है कि फैसला करने का इख्तियार आप जो है वो डुअल नेशनल्स को नहीं देंगे, और वो इख्तियार जो है वो नॉन इलेक्टेड लोगों को भी नहीं देंगे, वो आप इलेक्टेड लोगों को देंगे। अब जो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, जिसकी वजह से जो कंट्रोवर्सी जो बनी है वो ये है कि जो ऐसे पीएम्स हैं वो काबीना का हिस्सा है और डिफेक्टो हिस्सा है, जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया। अब इशू ये जो डिफेक्टो पार्ट है, इसकी जो एक इंटरप्रिटेशन है वो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेहतर करेगी, या आगे देखते हैं कि इसकी लीगल पोजीशन जो है वो क्या बनेगी। क्योंकि जुल्फी बुखारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डुअल नेशनैलिटी के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई करने से तो इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि वो उनकी जो है वो रीजन नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन की। लेकिन अब ये जो बाकी जो डुअल नेशनल्स हैं इनके ऊपर भी जाहिर है जुल्फी बुखारी साहब का केस अप्लाई होगा, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डुअल नेशनल जो हैं उनको एंटाइटलमेंट है ऐसे पीएम बनने की। आप ये कह रहे हैं फवाद साहब कि आप वजीर बन के कैबिनेट में नहीं आ सकते अगर आपके पास दोहरी शहरियत है, आप एडवाइजर बन के कैबिनेट में नहीं आ सकते अगर आपके पास दोहरी शहरियत है, लेकिन हम आपको दूसरा रास्ता दिखा रहे हैं कि मामले खुसूसी बन के आप कैबिनेट में आके बिल्कुल बैठ के फैसले करें। अगर आपके पास दोहरी शहरियत है, आप अमेरिकी, बरतानवी, कैनेडियन शहरी हैं, आप मामले खुसूसी बनकर आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बल्कि बहुत से फैसले ऐसे भी करते हैं आप, जिसमें से फॉर एग्जांपल रोजवेल्ट का फैसला था, उसमें कहा गया कि जनाब जुल्फी बुखारी साहब की मौजूदगी के बगैर मीटिंग ही नहीं हो सकती। यानी अहम तरीन फैसलों में ये आपको प्रिंसिपल सेटल करने पड़ेंगे। ये प्रिंसिपल तो सेटल आप लोग करेंगे ना, व्हेन यू आर सिटिंग एज कैबिनेट एज नेशनल असेंबली। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो डिफेक्टो मैं आगे अर्ज कर रहा था कि जो डिफेक्टो मिनिस्टर बनने का जो एक इशू है वो फिर उसमें आकर के प्रॉब्लमेटिक जरूर है, और उसको देखते हैं कि आगे जाके वो कैसे रिजॉल्व होता है। और आपने जो भी बात की है उसकी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उसमें सेंस है, क्योंकि आपका जो इस वक्त का जो हमारा आइन का जो ढांचा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसमें बहरहाल जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मुताबिक जो है फैसला साजी जो है वो इलेक्टेड लोग कर सकते हैं, वो नॉन इलेक्टेड लोग और जो डुअल नेशनल्स हैं उनको तो खैर बिल्कुल अलाउड है। चले, मैं जुबैर साहब के पास जाने से पहले आपका जाती व्यू क्या है इस पर? क्या ऐसे इसमें कानून साजी होनी चाहिए कि अगर ये देखिए मुल्क को फैसले करने पड़ते, सीधे फैसले करने पड़ते। हिंदुस्तान ने फैसला क्या किया? उन्होंने कहा ड्यूअल नेशनैलिटी नहीं भाई, ये जाके फैसला करो, या तुम बाहर के शहरी हो या पाकिस्तान के शहरी हो। चले, आप इस जगह नहीं जाना चाहते, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट ये फैसला इन प्रिंसिपल आपको करना पड़ेगा एज पॉलिटिशियंस, एज पार्लियामेंटेरियंस। क्या ये लोग कैबिनेट में आएंगे या नहीं आएंगे? और अगर नहीं आना तो फिर मामले खुसूसी फॉरेन नेशनल्स को क्यों बनाएं? देखिए, वो तो आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की जो सारी स्टेटमेंट्स हैं वो पहले जो आपने दिखाई हैं, ऑब्वियसली आई फील मोर अलाइन टू द प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट्स। सॉरी, मैं आपकी आवाज कट गई, मुझे दोबारा बताइएगा क्या कह रहे हैं फवाद साहब? मैं कह रहा हूँ आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो सारे बयानात दिखाए हैं, जाती तौर के ऊपर मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के उन बयानात के करीब। तो आप ये कहते हैं कि जो लोग फॉरेन नेशनल्स हैं उनको किसी चीज के करीब करीब नहीं आना चाहिए? नहीं, करीब करीब आने में इशू नहीं है। बेसिकली एक्सपर्ट ओपिनियन लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन, स्पेशली ये जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो टॉप डिसीजन मेकिंग है उसमें शायद जो है वो सही है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें तो एक्सपर्ट्स को लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्पेशली हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक सीट्स हैं और जो पॉलिटिकल नहीं है और ब्यूरोक्रेटिक सीट्स हैं, वहां पर तो हमें, और जैसे अगर आप मेरी मिनिस्ट्री का फॉर एग्जांपल आप देखें तो वहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर बाहर से लोग आए और टॉप पोजीशंस पे लगे, इससे अच्छी क्या बात होगी? चले, मैं दोबारा अपनी समझ के लिए आपसे पूछ रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल जुल्फी बुखारी साहब हैं, आपका क्या मौकफ होगा कि इनको मावने खसूसी नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पेशल केसेस में अगर उनकी कोई एक्सपर्टीज है, या आप नदीम बाबर साहब हैं, उनकी एक्सपर्टीज है,
उन एक्सपर्टीज को तो इस्तेमाल पर्टिकुलर केसेस में किया जा सकता है, लेकिन उनको परमानेंट ओहदे नहीं देने चाहिए। इज दैट फेयर? परमानेंट ओहदे उनके लिए जो हैं वो बने हुए हैं, और वो परमानेंट ओहदे भी कभी प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रेंकली उनकी जो ओपिनियन है, फॉर एग्जांपल नदीम बाबर जितना पावर को समझते हैं, बहुत कम लोग उतना एनर्जी को समझते हैं जितना नदीम बाबर साहब समझते हैं, या कासिम समझते हैं, और जितना ये जो अपने बाकी जिस तरह जुल्फी है, जो उन्होंने उनकी जो ओपिनियंस है वो ये समझते हैं। लेकिन अभी भी जो नेटवर्क है या जो सेटअप है उसमें वो लोग एडवाइस ही करते हैं। जिस तरह नदीम बाबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मैं तो एडवाइस ही करता हूँ, आगे तो मर्जी है काबीना की वो माने या ना माने। हाँ, अलबत्ता ये है कि उनकी मुस्तकिल कैबिनेट के अंदर जो प्रेजेंस है या जो उनके तासुर बन जाता है कि वो डिफेक्टो मिनिस्टर है, वो शायद उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो सके। तासुर नहीं है फवाद साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये डिफैक्टो पोजीशन ये है कि यदि कुछ नहीं कर सकते, मासूम से लोग हैं, वो तो सिग्नेचर करने का तो इख्तियार ही नहीं बेचारों के पास, ये है डिफैक्टो पोजीशन। असल पोजीशन ये है कि उनके पास बहुत इख्तियार है, पहली चीज। सो ये मेरा ख्याल है मिसलीडिंग होगा कहना कि हम ये कहें कि जनाब उनके पास इख्तियार नहीं है। दूसरा, क्या आपके ख्याल में इन लोगों को कैबिनेट में आना चाहिए, स्पेशल केसेस में आना चाहिए, या बिल्कुल नहीं आना चाहिए? देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे मोहित यूसुफ है, मोहित यूसुफ जो है वो काबीना में अगर उनका एजेंडा नहीं होता तो वो नहीं आते हैं। और हालांकि वो रेजिडेंट है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुस्तकिल जो है वो भी आते हैं। लेकिन इसमें जो असल जो इशू वही है कि जो डिफेक्टो पोजीशन है मिनिस्टर की, क्या वो ऐसे पीएम होल्ड कर सकता है या नहीं होल्ड कर सकता। बाकी उनकी अपॉइंटमेंट में कोई लीगल एज नहीं। इट्स नॉट मैटर ऑफ लीगैलिटी जुबैर साहब, ये आपको असूली पोजीशंस होती हैं। यू कैन, हमारे मुल्क में हमने हर चीज के लूप होल्स निकाले हुए, ठीक है। अगर पार्टी कामे के ऊपर चल रही थी, हाँ चले, वो मैं पूछ लेता हूं कामे के, वो जुबैर साहब कहते हैं आपकी तो पार्टी कामे पे चल रही थी, खैर दैट वी विल कम टू। लेकिन आपको क्या लगता है कि असूली पोजीशंस क्या क्लैरिफाई अब हो जानी चाहिए? वक्त आ गया यार, फैसला करें भाई, इनको या इधर रखना है या नहीं रखना। पहले मैं मोहित यूसुफ के हवाले से क्लैरिफाई कर दूं कि ही इज अ रेजिडेंट, ही इज नॉट अ नेशनल, एंड आई डोंट थिंक सो एक रेजिडेंट को जो पाकिस्तानी नेशनल है, प्योरली पाकिस्तानी नेशनल है, वो कहीं का भी रेजिडेंट है, वो कभी भी पाकिस्तान आके किसी भी पोजीशन पर आ सकता है, मॉरली भी, पॉलिटिकली भी, लीगली भी। सो आई थिंक मोहित यूसुफ को बीच में घसीट के लेके आना थोड़ी सी ज्यादती वाली बात है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ड्यूल नेशनल्स की, हम बात कर रहे हैं प्योर नेशनैलिटी के अगेंस्ट। दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी, सो यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद मोहित यूसुफ, शहबाज गिल एंड नदीम अफजल चंद? एब्सोल्यूट, कैसे नहीं, नदीम अफजल चंद का मैंने इतना देखा नहीं, बट अगर ऐसे ही है तो सही है। लेकिन हाँ, मैं आ रहा हूं, बट हम असूली तौर पर बात कर रहे हैं। एक चीज देखें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फवाद चौधरी को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और फवाद चौधरी है मुझे ज्यादा पता है, क्योंकि हम काबीना का भी हिस्सा रह चुके हैं और हुकूमत का भी हिस्सा रह चुके हैं। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिस्टिंक्शन बिल्कुल खत्म हो चुकी है कि स्पेशल असिस्टेंट हैं या ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं या फेडरल मिनिस्टर है। अपने डिवीजन के या अपनी मिनिस्ट्री के हेड होते हैं, और वो एज हेड वो फैसला साजी रोज कर रहे होते हैं। ठीक, कुछ फैसले होते हैं जो काबीना ने मंजूर करने होते हैं, और बहुत से फैसले होते हैं जो रोजमर्रा के होते हैं। वो अपने नदीम बाबर जिस तरह हैं, वो पावर डिवीजन के हेड हैं, वो फैसले कर रहे हैं। जो चीजें काबीना में आनी होती हैं, वो चाहे फेडरल मिनिस्टर हो, असद उमर फॉर एग्जाम्पल हैं, वो खुद से अप्रूव नहीं कर सकते, वो काबीना में आनी है और काबीना में अप्रूव होनी है, या फैसल वाटे हैं या फवाद चौधरी हैं। लेकिन कुछ हैं जो कि जिस तरह नदीम बाबर हैं, वो खुद से तो कोई फैसला, जिस तरह असद उमर और फवाद चौधरी नहीं कर सकते, वैसे नदीम बाबर भी नहीं कर सकते। बट द डिस्टिंक्शन इज नो मोर देयर बिटवीन द फैक्ट कि, और बड़ी सिंपल सी बात होती है, जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड होता है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहलाता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी कहलाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहलाता है, कंट्री हेड भी कहलाता है। अब उसको क्या आपने टाइटल दिया, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच मैटर। एंड टुडे फवाद चौधरी जो मर्जी कहें, there is no distinction between a special assistant, so far he's heading his ministry। और यानी फैसला करने का ये बात तो हम सारे इस पे एग्री करते हैं कि डिफैक्टो पोजीशन तो हो सकती है कि वो साइन नहीं कर सकता, लेकिन इफेक्टिव पोजीशन ये है, होता है, मतलब साइन कौन सा नहीं कर सकता है, मतलब स्पेशल असिस्टेंट, नो ही इज नॉट अ सिग्नेटरी। किस चीज पर साइन नहीं कर सकता है जो फेडरल मिनिस्टर कर सकता है? कोई ऐसी डिफरेंस नहीं है। रोजमर्रा के जो कामकाज हैं, और फैसला साजी उनकी अपनी मिनिस्ट्री की फैसला साजी है। हर चीज तो काबीना में नहीं आती,
हर जो उनके जो अपने वजीर हैं या स्पेशल असिस्टेंट है वो फैसला साजी में इन्वॉल्व है। तो ये कहना सर, ये बताएं, और अगर जी मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं इसको क्लैरिफाई करें क्योंकि मैं 2014 में आपने तारिक अजीम साहब के भाई थे शुजात अजीम साहब, जिनको आपने बनाया था पहले एडवाइजर, पता चला ड्यूल नेशनल है, फिर उनको स्पेशल असिस्टेंट बना दिया गया। उस वक्त परवेज रशीद साहब का एक बयान मेरे सामने मौजूद है, क्योंकि ये अब आपको क्लैरिफाई देखे वक्त आ गया इस चीजों को आप क्लियर करके आगे चले। हमने हमेशा हर हुकूमत उस वक्त जो इमरान खान साहब की खराबियां हैं वही खराबियां आपके सामने भी आएंगी कि परवेज रशीद साहब ने कहा कि द रीअपॉइंटमेंट ऑफ शुजात अजीम इज नॉट अ वायलेशन ऑफ द लॉ ऑन ड्यूल नेशनैलिटी as his new post is an administrative job. Previously he was advisor to PM, which is a constitutional post, but the new notification says he's a special assistant. ये बड़ी भी होगी, I'm sure हम चला सकें शायद इसको कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है। आप लोगों का भी उस वक्त ये ख्याल था कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब यानी मामले खुसूसी के लिए ड्यूल नेशनल होना। नाउ लेट्स सॉर्ट इट आउट नाउ कि क्या करना चाहते हैं। काशिफ दो चीजें, एक तो हम लीगल स्टैंड पॉइंट से बात कर रहे थे और लीगल में मैं आपको सबसे पहले आपके नाजरीन के लिए सबके लिए एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं। देखें, ये जो जितने भी स्पेशल असिस्टेंट्स हैं या एडवाइज़र हैं, एक तो काबीना जब ये फैसला कर रही थी, वज़ीर आज़म उसको चेयर कर रहे थे कि जी इनको अपने एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए। मैं हैरान हूँ कि इस काबीना में एक भी शख्स ने ये नहीं कहा, फवाद चौधरी करेक्ट करेंगे मुझे, कि ये किस हिसाब से इनको एग्जेम्पशन हासिल थी अपने एसेट्स ना डिक्लेयर करने की। सिर्फ फर्क यह है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्शन कमीशन भी जाना पड़ता है और एफबीआर भी जाना पड़ता है, काशिफ, जैसे मुझे और आपको जाना पड़ता है। सो ऑल रेजिडेंट पाकिस्तानीज, एंड दिस इज द बिगेस्ट क्राइम ऑफ दिस गवर्नमेंट। मैं आपको बता दूं, जस्ट बियर विद मी फॉर हाफ अ मिनट। पॉइंट यह है कि इन सब ने स्वाय एक जो आपके वजीर खजाना हैं हफीज शेख, इन्होंने फाइल क्यों नहीं किए थे अपने एफबीआर में? मतलब एज अ पाकिस्तानी लॉ अबाइडिंग सिटीजन, रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, भाई मोहित यूसुफ तो अब तो रेजिडेंट है ना पाकिस्तान के, 6 महीने से ज्यादा अगर आप यहां रहे तो आप यू आर अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। शहबाज गिल इज रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर लास्ट 2 years, so is नदीम बाबर, so is others. Why were they not filing? Very good point. Very good point. So what you're saying is कि सिर्फ रोला ये नहीं है कि वो क्या कर रहे थे, रोला ये है कि एटलीस्ट एफबीआर में जाके तो अपनी टैक्स स्टेटमेंट डिक्लेयर कर दो। That's what you say. भाई दिसे, अच्छा फिर दूसरी बात मैं आपको इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूं कि एक पर्चे पर लिख के और कैबिनेट की वेबसाइट पर चढ़ा के आपने कहा कि आपका काम मुकम्मल हो गया। सॉरी, ये इतना बड़ा मजाक हुआ है पाकिस्तान के अवाम के साथ। क्वेश्चन ये है, शहबाज गिल फॉर एग्जांपल या कोई और मोहित यूसुफ या कोई और जुल्फी बुखारी, मुझे ये बताएं कि क्या उनको कौन से कानून के तहत एफबीआर में अपने रिटर्न्स या वेल्थ स्टेटमेंट नहीं। लेकिन जुबैर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी बात से मैं 200% इत्तेफाक देखें, आपने फवाद को इतना टाइम दिया था ऑन, सर मैं आपको दिस इज इंपॉर्टेंट, इसी वजह से आपको मैंने इतना मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई कर दूं, बिल्कुल टाइम दिया। इनकम और एसेट वर्ल्ड ओवर के आपको फाइल करने होते हैं, बिल्कुल, और जुल्फी बुखारी के वर्ल्ड ओवर है। एक एग्जांपल मैं दूं तो उसको, ये जिस तरह मेरी रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट है, उसी तरह जुल्फी बुखारी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तो बाकी लीगल के स्पेशल असिस्टेंट वगैरह तो एक अलग। सर एक सवाल पूछूं आपसे, मुझे ये बताएं कि इन्होंने क्यों नहीं फाइल किए थे? सर जुबैर साहब एक सवाल पूछूंगा। मेरी रिकलेक्शन ये है कि हुसैन नवाज जब आपकी हुकूमत बनी तो एक बड़ा अरसा पाकिस्तान में रहे, उसके आई एम श्योर आपकी रिक्वायरमेंट शायद 140 या 150 दिन की है कि अगर आप 150 दिन से ज्यादा रहेंगे बाहर, 183 दिन तो आप फॉरेन नेशनल, फिर आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर हम चेक करने पे आए तो क्या उन्होंने अपने असासे फॉरेन नेशनल को भी है? जी बिल्कुल। क्या आपकी तरफ से सिंथिया नहीं है जो खातून आजकल बहुत बिल्कुल आप ठीक है, शी इज अ रेजिडेंट पाकिस्तानी irrespective of the nationality except for the diplomats who are here. ठीक, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या हुसैन नवाज ने अपने असासे पाकिस्तान में डिक्लेयर किए? अच्छा पहले मैं एफबीआर में गए टैक्स ब्रेक के बाद इसका ब्रेक का जवाब देते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद, क्योंकि प्रिंसिपल आपका बिल्कुल ठीक है, 100% इस असूल से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्होंने पाकिस्तान आके, क्योंकि वो बड़ा हिस्सा जब मियां साहब वजीर आजम बने, हुसैन नवाज साहब पाकिस्तान में मौजूद रहे, अगर वो 183 दिन से कम बाहर रहे और ज्यादा अरसा उन्होंने पाकिस्तान में गुजारा, इन केस, क्योंकि मैं अब ज़ाहिर है इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, ये तो आपको सिविल एविएशन के रिकॉर्ड से पता लग जाएगा कि वो कितना अरसा पाकिस्तान से बाहर रहे और कितना अरसा पाकिस्तान के अंदर रहे। लेकिन क्या ये डिक्लेरेशंस उनको भी करनी चाहिए थी? और अगर करनी चाहिए थी तो अच्छी बात है
ये प्रिंसिपल ठीक है, फिर ये सबके ऊपर अप्लाई करें कि जनाब आप अपनी अपनी डिक्लेरेशंस क्यों नहीं की। एक ब्रेक के बाद इसके ऊपर आता। वेलकम बैक नाज़रीन। फवाद साहब ये बताइएगा, अकामा और रेजिडेंसी में, परमानेंट रेजिडेंसी में फर्क क्या है? नहीं, अकामा और परमानेंट रेजिडेंसी में फर्क उस तरह टेक्निकली तो नहीं है ज्यादा। उसकी वजह यह है कि जो अकामा जो है वो चूंकि अरब मुल्कों में आपको पता है कि सिटीजनशिप नहीं है, तो वहाँ का अकामा जो है वही सब कुछ है और इससे ज्यादा कोई और वहाँ पे लीगल इंस्ट्रूमेंट नहीं है इससे बड़ा। लेकिन जो चूंकि जो यूरोपियन मुल्क हैं या जो फर्स्ट वर्ल्ड कह लें या जो बाकी ममालिक हैं, वहाँ पर सिटीजनशिप है, पासपोर्ट है। इसलिए वहाँ पे उसके जो अकामा से ग्रेटर आई वुड से कि लीगल फैसिलिटेशन है, अरब मुल्कों में चूंकि नहीं है, वहाँ पे सिर्फ अकामा। आप अगर मैं ये बात कहूं कि अगर आप बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में जाते हैं और कहते हैं कि जनाब मेरे, अब ज़ाहिर आप गए हैं वहां पर, आप नौकरी करना चाहते हैं, 6 महीने से ज्यादा रहना चाहते हैं, तो आपको वो या तो इंडेफिनिट स्टे दे देंगे या रेजिडेंसी दे देंगे आफ्टर अबाउट 2 years, 3 years, 4 years। और यही काम अगर मैं अरब मुल्क में करना चाहूंगा, वहां पे परमानेंट रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पर अकामा का कॉन्सेप्ट है कि ठीक है जी, अगर आपने यहां पर आकर काम करना है, यहां पे आप नौकरी करते हैं, तो आपको या ग्रीन कार्ड मिले। ग्रीन कार्ड जो बाहर के मुल्कों में, अमेरिका में ग्रीन कार्ड या इंडेफिनिट स्टे या परमानेंट रेजिडेंसी होती है, उसका इक्विवेलेंट अरब मुल्कों में अकामा है। ये बात ठीक है? अकामा इज परमानेंट रेजिडेंसी। ठीक। अगर अकामा गलत है तो परमानेंट रेजिडेंसी कैसे ठीक है? वैसे आपकी पीटीआई का असूल पूछ रहा हूं। नहीं, जो अकामे के जो अगर आप बात कर रहे हैं ना पीएमएलएन के कॉन्टेक्स्ट में, जो हमारा उस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू था, अकामे के ऊपर एक्चुअली उस वक्त भी कोई ये इशू नहीं था कि आपके पास अकामा क्यों है तो आप कोई लेसर सिटीजन नहीं हो जाते। प्रॉब्लम डिक्लेरेशन का है। जो नवाज शरीफ साहब ने, ख्वाजा आसफ ने, हुसैन नवाज ने, मरियम नवाज, या जो सारा पूरा ये जो ग्रुप था, ये इन्होंने ये किया कि इन्होंने अकामे ले लिए, इवन एहसन इकबाल, और वो पाकिस्तान में इलेक्शंस में डिक्लेयर नहीं किए। ख्वाजा साहब ने किए, ख्वाजा आसिफ ने किए, जो सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है, उन्होंने डिक्लेयर किया। नहीं, उन्होंने जॉब डिक्लेयर नहीं की, अपनी जॉब डिक्लेयर नहीं की। जो दूसरा जो इशू ये था कि वो ये हो ये रहा था, जैसे नवाज शरीफ ने क्यों डिक्लेयर नहीं किया? नवाज शरीफ ने इसलिए डिक्लेयर नहीं किया कि जो पैसा पाकिस्तान से बाहर लॉन्डर हो रहा था वो उन अकाउंट्स में जा रहा था जो उन्होंने उस कंपनी के नाम के ऊपर खोले हुए थे जिसके वो मालिक थे। जो नवाज शरीफ का जो पर्टिकुलर केस है या जो बाकियों का इनका पर्टिकुलर केस है, दैट इज मोर टू डू विद मनी लॉन्ड्रिंग देन टू हैव अकामा सिंपली कि उन्होंने जो है वो रखा हुआ था। ये एक जो इशू है इसमें कि आप जब आपको मालूम है कि आपका अकाउंट विजिटर पासपोर्ट के ऊपर आपका अकाउंट नहीं खुल सकता। आपका अकाउंट बाहर खुलता है जब आप परमानेंट रेजिडेंट हो किसी मुल्क के। तो आप जो कि अगर या आप स्टूडेंट हो तो फिर चले कैसे जो वो खुलता है, लेकिन वो भी एक ज़ाहिर है परमानेंट रेजिडेंसी में ही आता है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं। तो ज्यादातर जो अकाउंट्स खोले गए थे नवाज शरीफ साहब के या बाकी लोगों के, वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वहां पे जो अकामा था वो यूज हो रहा था, यहाँ से पैसे बाहर भेजने में। अब और ये रिस्क होता है हमेशा परमानेंट रेजिडेंसी का। और ये जिस तरह से जुबैर साहब ने अभी कहा, आपको मैं आ रहा हूं सर, इसका जवाब दे दीजिएगा ना, जवाब दे दीजिए। जुबैर साहब ने जिस तरह दूसरा मैं इस बात ही गलत रहे हैं। अब मैं आपको ये बता दूं, मेरा ख्याल है खालिद साहब का मेरा ख्याल अकाउंट डिक्लेयर था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनका एसेट्स निकाल के ले आए। मैं तो कहना ये चाह रहा था कि जो जुबैर साहब ने बात की ना कि एफबीआर में डिक्लेयर, ये वो बात उनकी बिल्कुल सही है। जो भी फॉरेनर, जो भी पाकिस्तानी चाहे जहां पे भी रहता हो, उसने एफबीआर में अपना डिक्लेयर करना है आके कि मेरे एसेट्स क्या क्या है ना। नॉन रेजिडेंट को डिक्लेयर नहीं करना फवाद साहब, नॉन रेजिडेंट ने नहीं करना। अगर आप 183 लेकिन अच्छा चले, मैं आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू आंसर दैट क्वेश्चन, आई विल टेक जुबैर साहब व्यू ऑन दिस। तो जो भी बंदा वैसे भी 2 साल से 3 साल रह रहा है, वो नॉन रेजिडेंट तो नहीं ना रह गया। तो आप वो तो इशू ही नहीं है यहाँ पे। इसलिए एफबीआर को डिक्लेरेशन देना इसलिए भी जरूरी थी, और जो नवाज शरीफ साहब वगैरह ने भी जो नहीं दी थी, वो ये इसलिए थी कि वो अपने अकाउंट हाइड करना चाह रहे थे। और अकाउंट हाइड करने के लिए मैं क्लैरिफाई कर दूं, उससे बाद में इनसे पूछ लेना, ये सारे तमीद बांध रहे हैं क्योंकि गलत कह रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, मैं जवाब दे दूं? जी बताइए जी। पहली बात तो यह है कि जनवरी 2013 में नवाज शरीफ ने अकामा वापस कर दिया था। सो ये जो कह रहे हैं ना कि उन्होंने रखा था और डिक्लेयर नहीं किया था, अप्रैल 2013 में इलेक्टोरल वो जब फाइल करने थे
पेपर्स 2013 मई के इलेक्शन के लिए, उससे पहले वो अकामा खत्म कर चुके थे। सो एक तो ये आप हैंग ऑन मेरा नहीं ख्याल, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। इफ आई वाज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहां पर सर देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो फैक्ट्स दिए गए, आपके वकील ने, आई वाज प्रेजेंट इन द सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पे, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि जुलाई या अगस्त में आखिरी तनख्वाह उन्होंने ली है जो उनके अकाउंट में आई है। चेक कर लीजिएगा दोबारा। उन्होंने तनख्वाह कभी ली नहीं थी। मेरे सामने, मैं उधर मौजूद था सर, मेरे सामने। याद करा दो एक मिनट। काशिफ एक सेकंड, फवाद का व्यू ले लूं उसके ऊपर। एक सेकंड सर, आप फैक्ट चेक हो रहा है। जी जी फवाद काशिफ, मुझे आप जवाब बोलने ही नहीं देते सर। आपका फैक्ट है ना सर। फवाद चौधरी की इतनी डिटेल में बातचीत सुनते हैं। आपको याद कि आखिरी जो आर्गुमेंट हुए थे, वो आर्गुमेंट ये हुए थे कि उनकी आखिरी पे कब आई थी, और उनकी आखिरी पे अगस्त में आई, जुलाई अगस्त में। सारा झगड़े था। सर सुन लें काशिफ अब्बासी, अगर आप मुझे बिल्कुल सुन लें, फिर आप कॉन्ट्रडिक्ट कर लें। फैसले में भी ये लिखा है फवाद चौधरी साहब, पहली बात तो ये पूरा फैसला आप निकाल के देख लें, एक तनख्वाह भी नहीं आई थी, एक पैसा भी उन्होंने रिसीव नहीं किया था, और आर्गुमेंट ही यही था सुप्रीम कोर्ट का, जिस पर उनको डिस्क्वालीफाई किया था कि जो 2006 से लेके जनवरी 2013 तक जो सैलरी उनको मिलनी थी वो उनको नहीं मिली थी, इस वजह से, और उन्होंने शो नहीं किया था अपने रिसीवेबल में, इसलिए डिस्क्वालीफाई किया था। जनवरी 2013 में ही हैड गिवन अप हिज अकामा। दैट्स फर्स्ट थिंग। सर मैं आपको अभी खबर दिखा दो, वो निकाल रहे हैं अगस्त 2013 लास्ट सैलरी रिसीव्ड। सर विथड्रॉन या नॉट विथड्रॉन, मुझे फैक्ट की बात है, ये फैक्ट है सर। फैक्ट चैलेंज कर रहा हूं, ओपिनियन चैलेंज नहीं कर रहा। पक्का मुंह बना के झूठ बोल रहे हैं ना, कि मैं खुद ही परेशान हो गया हूं कि मैं वहां पे था, इतने लंबे आर्गुमेंट हुए थे, ये कैसे कर रहे हैं? ओ यार एक सेकंड, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि पूरी जजमेंट में अगर आप मुझे ये दिखा दें, जजमेंट में, ऑब्जर्वेशन में नहीं, जजमेंट में ये दिखा दें कि उनको कोई सैलरी मिली थी या नहीं मिली थी, और अगर अगस्त में मिली थी तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती। फिर वो रिसीवेबल नन रिसीवेबल पर कैसे उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था? कोई सेंस तो यूज करें सर। आप सेंस यूज कर लें जुबैर साहब, अगर आप इजाजत दें मुझे तो मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। सेंस बनानी है तो कॉमन सेंस की बात करते हैं। अगर उन्होंने जनवरी में कामा खत्म कर दिया था तो नॉमिनेशन से पहले, तो वो डिस्क्वालीफाई हो ही नहीं सकते थे। एक चीज उनके पास है ही नहीं, उसके ऊपर आप डिस्क्वालीफाई कैसे हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यही होल्ड किया था कि जुलाई वाज द लास्ट मंथ। नहीं, आप ये चैलेंज नहीं करते सर। आप ये चैलेंज, आप तो कहते हैं कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर या विड्रॉ ना करने पर, ना लेने पर ना, आप कह रहे हैं लेने पर वो नहीं। आर्गुमेंट पीएमएलएन का ये रहा है कि हमें बेटे से तनख्वाह लेने पर जो है वो बेटे से तनख्वाह लेने पर डिस्क्वालीफाई नहीं रहा। फवाद चौधरी प्लीज यार, यू आर टॉकिंग टू मोहम्मद जुबैर यार, यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन एल्स। हमारा आर्गुमेंट ये रहा है, और आप फवाद चौधरी एक सेकंड काशिफ, फवाद चौधरी के लिए मैं बता दूं, जो फैसला था वो फैसला ये था कि रिसीवेबल शो नहीं किया अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी, उनको ये रिसीवेबल शो करना चाहिए। हमारी कंटेंशन ये रही है कि जब इंडिविजुअल होता है तो उसका रिसीवेबल शो नहीं करते वो, ये सिर्फ था डिफरेंस है। अप्रैल में किया था, ये जनवरी में किया था, बट 2013 में रिवोक कर दिया था। दूसरी बात ये, लेट मी कम बैक टू द पॉइंट काशिफ, जो ये पॉइंट यहां मिस हो जाएगा, प्लीज अलाउ मी 1 मिनट ऑन दैट, बिकॉज दैट्स अ फंडामेंटल पॉइंट। जब हम कहते हैं कि एफबीआर में उसको सबमिट करना है, तो सबमिट करने का मतलब ये नहीं होता एक कागज भर के। जो मैं और आप और फवाद चौधरी जब सबमिट करते हैं तो हमारे से 10 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, और उसके सोर्सेज भी बताने पड़ते हैं। एंड दिस इज रिलेटिंग टू नॉट जस्ट एसेट्स इन पाकिस्तान और इनकम इन पाकिस्तान, बट एसेट्स एंड इनकम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या ये तमाम जो ये स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, क्या ये उस एफबीआर के उस रिक्वायरमेंट पर क्यों नहीं पूरा उतर रहे? दैट इज द फंडामेंटल क्वेश्चन। ये क्या कि कैबिनेट डिवीजन में आपने लगा दिया एक पर्चे पर, कहीं काटा हुआ है, कहीं कुछ किया हुआ है, और आपने कहा कि हमने डिक्लेयर कर दिए। क्वेश्चन ये है कि लास्ट ईयर क्यों नहीं डिक्लेयर किए थे? और पूरी काबीना में जब ये फैसला हो रहा था, फवाद चौधरी साहब भी बैठे थे, तो किसी ने ये क्यों नहीं पूछा, इतने बड़े बड़े अरस्तू बैठे इनकी काबीना में, कि भाई ये क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं? ठीक, मैं एफबीआर क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं, डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं अपने एसेट्स? अभी तो पता आज चला है ना, ये तो आज पता। आप कह रहे हैं कि एफबीआर। फवाद साहब अगर एक सेकंड इजाजत दे दें, मैं जरा एक यार फैसला जब हुआ था जी, एक चीज सिर्फ आपके लिए जुबैर साहब, ये अखबार की खबर आपके लिए, हम क्योंकि आप मान नहीं रहे थे, तो ये जेआईटी में मैं तो जजमेंट की बात कर रहा हूं, आप मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम में दिखा दीजिएगा कहां लिखा हुआ है जजमेंट में। अखबार की खबर नहीं, आप जजमेंट निकाल लीजिएगा, आपके पास तमाम सोर्सेज हैं, आप निकाल लीजिएगा जिसमें ये जजमेंट में लिखा हो कि इनको पैसे मिले थे।
सर अगर मेरी बात सुने, ये चीज कि उन्होंने पैसे लिए, विड्रॉ किए या नहीं किए, ये एक अलग बहस है। अगर मेरे पास नहीं, लिए ही नहीं थे सर, वही तो अगर लिए नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी जजमेंट दे कैसे सकता है? अगर आपने तो आप जजमेंट पढ़ लें, अभी निकलवाएं जजमेंट, अभी निकलवाएं जजमेंट में लिखा हुआ हो सकता है मैं गलत हूं, जजमेंट मैंने खाली आपको ये खबर बता दी, JIT चीफ करना चाहिए, नवाज गॉट लास्ट पे फ्रॉम सन्स फर्म इन अगस्त 2013। इसको हम दोबारा कंफर्म कर लेंगे क्या ये आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है? दोबारा आपको चैलेंज जुबैर सर, आपको दोबारा चैलेंज सर, एक चीज आपने कर दिया हुआ चैलेंज। हमेशा काशिफ ये बहस होती है, काशिफ मेरी हमेशा आपके साथ बहस होती है, आप पूरे प्रोग्राम के लिए बुला लीजिएगा मुझे, कि उनको डिस्क्वालीफाई इसलिए किया था कि उन्होंने रिसीवेबल नहीं शो किया था। हम ये कहते हैं वो रिसीवेबल बनता ही नहीं है। तो रिसीवेबल क्या होता है? डिफरेंस दैट वी हैड विद द जजमेंट। हां, रिसीवेबल होता क्या है? वो तनख्वाह जो आपके अकाउंट में आई है लेकिन आपने डिक्लेयर नहीं की, ये दैट्स रिसीवेबल। नहीं, वो नहीं होता। रिसीवेबल ये होता है। सो रिसीवेबल क्या होता है? वो होता है भाई, खुदा के लिए, और भाई रिसीवेबल वो होता है जो आपको, आपसे और मेरा एग्रीमेंट है, काशिफ अब्बासी और मोहम्मद जुबैर का। काशिफ अब्बासी ने मुझे पैसे देने, वो दिए नहीं है एज ऑफ अ सर्टेन डेट जब मैं फाइल कर रहा हूं, और वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मोहम्मद जुबैर को रिसीवेबल शो कराना चाहिए था। मैं कहता हूं कि जी काशिफ अब्बासी और मेरा इंडिविजुअल के तौर पर मुआहदा है, मैं चेक कर लूंगा, ये मैं चेक कर लूंगा। लेट मी चेक। मैं मेरी कुछ यादाश्त की बुनियाद पर है ये खबर, मैंने आपको दिखा दी जिसमें कहा गया कि लास्ट पे। सो लेट मी चेक द जजमेंट अगेन। कोई बात 100% ये अगस्त। अच्छा, लेकिन हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, ये जो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, देखिए मैं तो जो भी बोल रहा हूं, फवाद चौधरी साहब जो बोल रहे थे वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इतने सीरियस होके, मुझे उनकी शक्ल तो नहीं नजर आ रही है बट मैं इमेजिन कर सकता हूं कि वो इतने, भाई आप 2 साल से हुकूमत में, और नैब के बारे में आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो भी पढ़ लें आप ये कह रहे हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग, आप क्यों नहीं एस्टेब्लिश कर देते? आप एक केस फाइल करते हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ ये केस फाइल करते हैं कि ही वाज इन्वॉल्वड इन मनी लॉन्ड्रिंग, आप ये केस फाइल करते हैं। मैं फवाद चौधरी आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप केस फाइल कर दें, आप जाएं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास कि जुबैर ने मुझे बड़ी बेइज्जती की है, उसने कहा कि आप फाइल क्यों नहीं करते मनी लॉन्ड्रिंग का? आप इतने खामोशी से बैठ के 10 दफा आपने कहा वो यहां से पैसे भेजते थे, ओ भाई कहां है वो रिकॉर्ड जो यहां से भेजते थे? आप लोग तो कहते थे $10 बिलियन भेजते हैं यहां से, वो कहां है $10 बिलियन 2 साल के $20 बिलियन? जी जुबैर, मैंने सोचा है, बात यह है कि मैं तो आपसे ज्यादा शर्मिंदा हूं कि हमने इतनी बातें की और आखिर में हमने नवाज शरीफ को जाली मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर बाहर भेज दिया। मैं तो वाकई इसके ऊपर आपसे एग्री हूं कि इसके ऊपर बेइज्जती का मुकाम भी है जो हमने किया। भाई आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहां है? कोई फैक्ट बता दें मुझे, कोई एक फैक्ट बता दें। और मेरी बात तो 2 साल से आपकी हुकूमत है, नैब आपके पास है। अगर आप ही बात करते रहेंगे और फिर मेरी बात नहीं सुनेंगे, नहीं तो आपको मैं छोड़ने नहीं दूंगा ना। आप हवा में बातें करेंगे, मैं नहीं आपको अलाउ करूंगा। आप मुझे बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग का आपने, सर एक ही बात मैं फवाद साहब का जवाब सुन लूं, जब आप बोलते हैं उसकी आवाज कट जाती है वो स्काइप पे। जी फवाद साहब वो सवाल पूछना नहीं, उनको सिर्फ ये पूछ लें कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो सर, आप एक ही सवाल चौथी दफा रिपीट कर रहे हैं, कोई बता देना, उससे पूछ लेते या हवा में बातें कर रहे हैं। चौथी दफा नहीं, जुबैर साहब ने ये बात 8वीं दफा करी है और सेम वही बात जी फवाद साहब, मतलब उनका ख्याल है कि इससे एम्फेसिस ऐड हो रहा है। देखिए मैं जुबैर साहब, मैं पहली बात तो यह है कि मैं तो खुद आपसे शर्मिंदा हूं, और कि जो नवाज शरीफ के ऊपर 2+2 के केस थे वो भी इसमें 2 साल हो गए हैं, उसमें नवाज शरीफ को कुछ नहीं हुआ। वो जाली मेडिकल रिपोर्ट बनवा के आप लोगों ने जेलों से निकाल लिया, उनको आप बाहर ले गए और आपने जाने दिया। सर ये सिर्फ ना कि उन्होंने निकाला, कोई निकलवाने वाला है तो कोई निकालने वाला भी है ना। सही बात। मैं ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात कर लेता हूँ, आप इसके ऊपर दोबारा बात कर लेते। ब्रेक का बड़ा जोर दिया जा रहा है, ब्रेक ले लो, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद के निकलवा दिया, निकाल दिया, ये दोनों लाजिम और मलजूम है। अगर कोई निकलवाने वाला है तो कोई निकालने वाला भी है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। फवाद साहब, आप जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, मैं जरा एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था, मेरा वक्त कम है। इमरान खान साहब पीटीवी के जो बिल में पीटीवी की फीस आती थी उस पर कुछ स्टेटमेंट्स देते थे, पहले वो सुन लें। डू यू रियली थिंक को बढ़ाकर 100 रुपए कर देना चाहिए? सुनिए इमरान खान साहब क्या कहते हैं। पीटीवी जो हमारे पैसे पे चलता है, हर महीने आपके बिल से पीटीवी के लिए 30 या 40 रुपया कटता है, तो मैं पीटीवी से पूछता हूं कि आपको शर्म नहीं आती कि आप नून लीग और नवाज शरीफ के पुतले बने हुए हैं? आपको ये 100 कर दिया। वैसे मेरे पास ज्यादा थे, वक्त कम है, जरा मैं क्विकली जवाब दे दें, मैं जुबैर साहब को भी ले लूं इसके ऊपर।
नहीं देखिए जी, मैंने तो इसके ऊपर अपने कमेंट्स जो हैं उनमें एग्री नहीं किया इससे, और मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये बात की उससे एग्री करता हूँ। और लीगली भी काबीना जो है वो टैक्स ना बढ़ा सकती है ना लेवे लगा सकती है, ये तो मनी बिल का हिस्सा होना चाहिए एंड कौमी असम्बली इसका फैसला करती है। इस तरह से अगर काबीना ने तनख्वाहें, ये लाइसेंसेस फी और ये टैक्सेस और ये बढ़ाने शुरू कर दिए तो फिर तो ये एग्जेक्टिव डोमेन हो जाएगी, और नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का जो बुनियादी प्रिंसिपल है वो खराब होता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो जब तक आपका कोई, मैंने ये जनवरी में पिछले साल जो है वो मेरा ख्याल मैंने लिखा था, जुलाई में या जनवरी में, 1.5 साल पहले मैंने लिखा था कि आप अपना बिजनेस प्लान दें, और अभी तक पीटीवी ने अपना कोई बिजनेस प्लान नहीं दिया सिवाय इसके कि वो कह रहे हैं जी 35 हमें 7 अरब रुपया मिलता है साथ का, अब आप हमें 22 अरब रुपया। मुझे क्लोज का अपेरेंटली हमारा टाइम रन आउट कर गया फॉर सम रीजन। मुझे आई एम सॉरी जुबैर साहब, मुझे कहा जा रहा है कि मुझे क्लोज करना प्रोग्राम, बट इसमें भी इमरान खान साहब के अपने बयानात उनके खिलाफ जाएंगे। हर चीज पर उन्होंने एक पोजीशन ली, आज हर वो पोजीशन उल्टी साबित हो रही है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।